बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है बेसिकली या ये जो टॉपिक है ये 2 वीडियोज़ पे है। पहला जो टॉपिक है, पहला जो उसका पार्ट है वो इस वीडियो के अंदर है, जिसमें हम डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन को इनफॉर्मली देखेंगे। और फिर उसके बाद दूसरी जो वीडियो होगी इसी से रिलेटेड, वो भी डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन के हवाले से ही होगी और उसमें हम फॉर्मली देखेंगे कि किस तरह से हम डिफरेंट रूल्स को यूज़ करते हुए अपने डेटाबेस को जो है वो नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो है हम इनफॉर्मल डिज़ाइन गाइडलाइंस देखेंगे। और इनफॉर्मल जो डिज़ाइन गाइडलाइंस हैं उसमें फर्स्ट जो गाइडलाइन है दैट इज़ सिमेंटिक्स ऑफ द रिलेशन एट्रीब्यूट्स। दूसरी जो है वो रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन के हवाले से हम डिस्कस करेंगे और जो अनोमलीज आती हैं डेटाबेसेस के अंदर उसके हवाले से। थर्ड नंबर पे हम नल वैल्यूज़ को देखेंगे कि नल वैल्यूज़ जो हैं उनका क्या नुकसान होता है, उनको किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं या हम कम से कम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। और फाइनली हम स्पीरियस ट्यूपल्स जो हैं उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस हमारे लेक्चर का वो है फंक्शनल डिपेंडेंसीज के हवाले से। तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज की डेफिनेशन हम देखेंगे और उसकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन? द ग्रुपिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स टू फॉर्म गुड रिलेशन स्कीमास। ठीक है, हमने जब प्रीवियसली देखा ईआर डायग्राम्स जब बनाए या हमने जब रिलेशनल मॉडल देखा, हमने ये देखा कि हम कुछ एंटिटीज़ जो हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उन एंटिटीज़ को और उनके एट्रीब्यूट्स को हम ग्रुप कर लेते हैं और उसकी बेस पे हम रिलेशंस बना लेते हैं। लेकिन कौन से रिलेशंस जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं और कौन से कम अच्छे हैं, ये हम किस बेस पे डिसाइड करेंगे कि गुडनेस क्या है रिलेशन की, या ओवरऑल डेटाबेस जो है कौन सा डेटाबेस दूसरे डेटाबेस से बेहतर है। किस तरह के एट्रीब्यूट्स को हम इकट्ठे रखें तो वो बेहतर है, किस तरह के एट्रीब्यूट्स को हम अलग-अलग दो रिलेशंस बना के रखें तो वो उस तरह से बेहतर है। तो इसमें मेनली दो तरह के लेवल्स होते हैं, जैसे हम पहले भी देखते आ रहे हैं कि लॉजिकल लेवल होता है, जिसे यूज़र व्यू भी कहा जाता है, और फिर स्टोरेज लेवल होता है जिसे बेस रिलेशन भी कहा जाता है। यूज़र व्यू जो है जिस तरह से डाटा यूज़र को नज़र आ रहा है व्यूज़ की फॉर्म में या वर्चुअल टेबल्स की फॉर्म में, उस सेंस में यूज़र व्यूज़ का कॉन्सेप्ट है। और स्टोरेज का जो है बेस रिलेशन का कि एक्चुअली टेबल्स किस तरह से डाटा स्टोर कर रहे हैं, वो बेस रिलेशन या स्टोरेज लेवल पे इस चीज़ को कंसिडर किया जाता है, इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है। तो हमारा जो फोकस है ये डिज़ाइन गाइडलाइंस का, ये स्टोरेज या बेस रिलेशन लेवल पे है कि बेस रिलेशन पे हम किस तरह से बेस रिलेशंस जो हैं उनको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन क्राइटेरिया हम ये देखना चाह रहे हैं कि गुड बेस रिलेशंस जो हैं उनका क्राइटेरिया क्या होता है, कौन से बेस रिलेशंस हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये अच्छे बेस रिलेशंस हैं। तो इस वीडियो के अंदर जैसे मैंने पहले बताया कि हम इनफॉर्मल गाइडलाइंस को देखने जा रहे हैं, जो कि गुड रिलेशंस डिज़ाइंस की एक्चुअली होती हैं। ये गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं अगर आपने अच्छे रिलेशनल डिज़ाइन जो हैं वो बनाने हैं। उसके बाद दूसरी वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इन्हीं इनफॉर्मल गाइडलाइंस को यूज़ करते हुए डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स जो हैं वो डिफ़ाइन की गई हैं, जिसमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, और इसी तरह से BCNF है, वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म। तो ये डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स हैं। बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जो रिलेशंस होते हैं उस पे हम उसमें हम देखते हैं कि उस पे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। उस अगर नहीं हो रही तो फिर हम उसको उसके रिलेशंस को में कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम रिलेशंस को ब्रेक कर देते हैं, एक रिलेशन को दो रिलेशंस में फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसी तरह से फिर हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म को भी चेक करते हैं, फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म को एंड सो ऑन। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। आज हम जो है मोस्टली इनफॉर्मल गाइडलाइंस जो है हमको देख रहे हैं।
तो इनफॉर्मल गाइडलाइंस में पहली जो गाइडलाइन है दैट इज के ईच ट्यूपल इन अ रिलेशन शुड रिप्रेजेंट वन एंटिटी और रिलेशनशिप इंस्टेंस। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप ये भी कर सकते हैं कि एक टेबल बनाएं, उसमें एम्प्लॉयज़ का भी डाटा कॉलम्स बना दें, डिपार्टमेंट्स का भी बना दें, प्रोजेक्ट्स भी उसमें ऐड करते जाएं। तो ये जो मिक्सिंग है डिफरेंट एंटिटीज़ की, ये क्या इसका नुकसान क्या होता है कि जो रिलेशन है उसका मीनिंग अनक्लियर हो जाता है। ठीक है, पता नहीं चल रहा होता कि ये जो रिलेशन है ये क्या एम्प्लॉय की डिटेल्स बता रहा है या डिपार्टमेंट की डिटेल बता रहा है या प्रोजेक्ट की डिटेल बता रहा है। तो पहली सिंपलेस्ट गाइडलाइन है कि सिमेंटिक्स जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए कि हर एंटिटी और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्लियरली स्पेसिफाई होने चाहिए। और सिर्फ फॉरेन कीज़ जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एम्प्लॉई डेफिनेटली अगर डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है तो एम्प्लॉय का जो टेबल है उसमें डिपार्टमेंट की आईडी जो है वो एज अ फॉरेन की तो आएगी, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट की डिटेल जो है वो उस टेबल के अंदर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये पहला रूल है, पहली गाइडलाइन है। ठीक है, और बॉटम लाइन ये है कि स्कीमास इस तरह से डिज़ाइन करने चाहिए कि आप एक एक रिलेशन को अलग-अलग अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सको। तो फिर ही इसका ये मतलब होगा कि वो एक अच्छा जो रिलेशनल मॉडल है या जो रिलेशंस बनाए गए हैं वो उनके सिमेंटिक्स या उनके मीनिंग्स क्लियर हैं। ठीक है, ये नहीं है कि एक ही रिलेशन है उसमें मल्टीपल टाइप्स का डाटा स्टोर किया जा रहा है। इस चीज़ को अवॉइड करना है आपने। अ, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो डेटाबेस है जिससे हम डिस्कस करते आ रहे हैं ये एक अच्छे सिमेंटिक्स पे बेस करता है। इसके मीनिंग्स डिफरेंट रिलेशंस के क्लियर हैं। एम्प्लॉय है तो इट मीन्स कि इसके अंदर एम्प्लॉय की ही इंफॉर्मेशन आएगी, डिपार्टमेंट है तो सिर्फ डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन आएगी, डिपार्टमेंट लोकेशंस है तो ये सारे के सारे जो रिलेशंस हैं बेसिकली ये उस पर्टिकुलर एंटिटी के हवाले से सिर्फ इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं या इसमें सिर्फ उस एंटिटी की इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर की जा रही है। दूसरी जो गाइडलाइन है दैट इज़ रिडंडेंट इंफॉर्मेशन। रिडंडेंट इंफॉर्मेशन के हवाले से पहली प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत ज़्यादा स्टोरेज जो है वो वेस्ट होती है अगर आप रिडंडेंट इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो। ठीक है, और दूसरा जो मसला होता है रिडंडेंट इंफॉर्मेशन का वो ये होता है कि डिफरेंट अपडेट अनोमलीज जो हैं वो आती हैं, यानी कि इंसर्शन अनोमलीज आती हैं, डिलीशन अनोमलीज आती हैं और मॉडिफिकेशन अनोमलीज आती हैं। ठीक है, तो इन तीनों अनोमलीज को भी हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। अपडेट अनोमली जो है उसका क्या मतलब है? लेट्स से हमारे डेटाबेस के अंदर एक टेबल है एम्प्लॉय प्रोजेक्ट के नाम से जिसमें हम एम्प्लॉय की और प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर रहे हैं। एम्प्लॉय नंबर है, प्रोजेक्ट नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, प्रोजेक्ट नेम है और नंबर ऑफ आवर्स हैं। अब यहाँ पे अपडेट अनोमली किस तरह से होगी? क्योंकि हमने हर एम्प्लॉय के अगेंस्ट प्रोजेक्ट का नाम और प्रोजेक्ट का नंबर भी स्टोर किया हुआ है डेटाबेस के अंदर। तो अगर एक प्रोजेक्ट पे 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो हमने एक प्रोजेक्ट लेट्स से P1 है और उस पर 10 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो उन 10 के 10 रिकॉर्ड्स के अंदर जो प्रोजेक्ट का नाम है पी नेम वो डिफाइन हुआ होगा। ठीक है, और उसको आपने अगर चेंज करना है तो आपको 10 के 10 रिकॉर्ड्स के अंदर जो है वो पी नेम की जो वैल्यू है वो चेंज करनी पड़ेगी। यानी कि लेट्स से एक प्रोजेक्ट का नाम आपने बिलिंग से कस्टमर अकाउंटिंग करना है तो वो हर उस रो के अंदर जहाँ पे बिलिंग है वहाँ पे आपको कस्टमर अकाउंटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे, अगर एक ही जगह पे करेंगे तो वो अपडेट अनोमली आ जाएगी। ठीक है, उसमें इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। इंसर्शन अनोमली कैसे हो सकती है? इंसर्शन अनोमली इस तरह से हो सकती है कि एक प्रोजेक्ट तब तक इंसर्ट नहीं किया जा सकता इस रिलेशन के अंदर जब तक कि
वो किसी एम्प्लॉय को असाइन ना हो जाए, ठीक है। और सेम इज़ द केस कि जी अगर एम्प्लॉय जो है वो ऐड करना है तो उसके लिए कोई प्रोजेक्ट भी होना चाहिए। तो ये एक तरह से बाउंड हो जाएगा, अगर इस तरह का हम रिलेशन बनाएंगे तो ये बाउंड हो जाएगा कि एक इन्फॉर्मेशन अगर हमें हमारे पास है और दूसरी नहीं है तो फिर रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट नहीं हो सकता। तो ये बेसिकली है इंसर्शन अनोमली। इसी तरह से डिलीशन अनोमली है। डिलीशन अनोमली के अंदर ये है कि अगर लेट्स से एक प्रोजेक्ट जो है वो डिलीट किया जाता है तो इसका नुकसान क्या होगा। लेट्स से हम प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन डिलीट करना चाह रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट जो है उस पर जो जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ का डाटा भी उसी टेबल के अंदर है, तो वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ भी डिलीट हो जाएंगे, एम्प्लॉयज़ का डाटा भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है? इसी तरह से अगर आप एक एम्प्लॉय किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, एक ही एम्प्लॉय, और आप उस एम्प्लॉय को डिलीट करते हैं तो उसके नतीजे में वो प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन भी लॉस हो जाएगी। ठीक है, वो भी डिलीट हो जाएगी क्योंकि वो भी उसी रो के अंदर है। सो ये इसे हम डिलीशन अनोमली जो है, ये डिलीट अनोमली कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों से अवॉइड जो है वो हमने करना होता है। यहाँ पे आप देखें कि ये एम्प्लॉय डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय प्रोजेक्ट, ये दोनों जो रिलेशंस हैं इन दोनों के अंदर जो हैं ये अपडेट अनोमलीज हो रही हैं। कहीं ना कहीं इंसर्शन करते वक्त, डिलीशन करते वक्त या अपडेट करते वक्त रिकॉर्ड को यहाँ पे अनोमलीज होंगी, इनकन्सिस्टेंसीज आएंगी। ठीक है, डाटा के अंदर कुछ ना कुछ इनकन्सिस्टेंसी आएगी या कोई एरर जो है, इसे हम कह सकते हैं। बेहतर है कि इनकन्सिस्टेंसी का वर्ड जो है वो यूज़ किया जाए। तो फिर जैसे मैंने बताया कि रिडंडेंसी भी आएगी। रिडंडेंसी का क्या मतलब है कि लेट्स से जैसे यहाँ पे आप देखें कि एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का जो टेबल है इसमें एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन भी स्टोर हो रही है और डिपार्टमेंट की भी हो रही है। अब अगर हम डिपार्टमेंट के लिए अलहदा टेबल हमने नहीं बनाया हुआ और इसी टेबल के अंदर हम डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर रहे हैं कि जी पहला जो एम्प्लॉय है उसके आगे हमने रिसर्च डिपार्टमेंट नेम जो है वो ऐड किया हुआ है, दूसरा जो एम्प्लॉय है उसके आगे भी डिपार्टमेंट का नेम जो है वो रिसर्च ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही है। ठीक है, यानी कि डिपार्टमेंट में जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो यहाँ पे रिपीट होंगे अगर हमने डिपार्टमेंट का टेबल अलहदा नहीं बनाया। तो इस तरह से रिडंडेंसी भी बहुत ज़्यादा आती है। तो रिडंडेंसी और अनोमलीज ये कह लें कि साथ साथ चलते हैं। अगर आपका डाटा बेस इस तरह से आपने डिज़ाइन किया हुआ है, उसमें रिडंडेंसी हो रही है, तो फिर ज़रूर कहीं ना कहीं पे अनोमलीज भी होंगी। इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन की फॉर्म में अनोमलीज भी होंगी। तो रिडंडेंसी और अनोमलीज इन दोनों से बचने के लिए जो है वो ये दूसरी गाइडलाइन है। ठीक है, और that is के design a schema that does not suffer from the insertion, deletion and update anomalies। ठीक है, अगर कोई anomalies हैं इस तरह की तो उनको आप नोट करें और उनको प्रॉपरली हैंडल करें, क्योंकि अदरवाइज फिर आपका डाटाबेस जो है वो ट्रस्ट वर्दी नहीं रहेगा। उस पर लोग इतबार नहीं करेंगे। डेफिनेटली एक दफ़ा अगर आप डाटाबेस से रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको एक तरह का डाटा मिलता है, दूसरी दफ़ा रिक्वेस्ट करते हैं तो कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो फिर वो रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा। तीसरा जो है वो नल वैल्यूज़ के हवाले से है गाइडलाइन। नल वैल्यूज़ जैसे कि आप जानते हैं कि अगर वैल्यू अननोन है, अनअवेलेबल है, नॉट अवेलेबल है, तो उसके लिए फिर नल वैल्यू जो है वो हम यूज़ करते हैं। रिलेशंस जो हैं उनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि जितनी कम से कम नल वैल्यूज़ आए उनके अंदर उतना ही बेहतर है। ठीक है, तो इसमें प्रेफर ये किया जाता है कि अगर कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि बहुत ज़्यादा नल होता है और कहीं कहीं पे उस कॉलम के अंदर वैल्यू आती है, तो क्या प्रेफरेबल होता है कि एक सेपरेट रिलेशन बना दिया जाए और उसमें जो पहले वाला रिलेशन है उसकी प्राइमरी की उस नए वाले रिलेशन में एज अ फॉरेन की आ जाए, और वो नल वाला जो एट्रीब्यूट है वो भी पहले वाले रिलेशन से निकाल के जो नया रिलेशन बनाया है उसके अंदर जो है वो ऐड कर दिया जाए। तो अब होगा क्या कि उस रिलेशन के अंदर उतने ही रोज़ आएंगी जिनमें डाटा एक्चुअली होगा। ठीक है, क्योंकि नल वाली तो हमने वैसे ही स्टोर नहीं करनी। तो इस तरह से हम नल वैल्यूज़ के केस में ये वाली गाइडलाइन जो है ये फॉलो कर सकते हैं, ये हमें करनी चाहिए।
इसी तरह से जो स्पीरियस ट्यूपल्स हैं, ठीक है, उनको भी हम अवॉइड करना चाहिए हमें। नॉर्मली जब हम जॉइन करते हैं, और अगर हम जॉइन ऐसे कॉलम्स को कर रहे हैं जो कि आपस में जिनका रिलेशन ही नहीं है, ठीक है, जैसे कि हमने देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट के केस में बहुत ज़्यादा इस तरह का डाटा आ रहा था जो कि एक्चुअली करेक्ट नहीं था। तो सेम इज़ द केस कि अगर आप इस तरह के कॉलम्स पे जॉइन लगा रहे हैं, दो रिलेशंस को जॉइन कर रहे हैं जो कि आपस में रिलेटेड ही नहीं है, तो उस केस में भी जो है आपका जो डेटाबेस है वो रिलायबल नहीं रहेगा, और वो इनकन्सिस्टेंसीज आ जाएंगी उसके अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हमने अवॉइड करना होता है जब हम डिज़ाइन करते हैं। तो नॉर्मली जब भी आप जॉइन वगैरह लगाएं, तो वो प्राइमरी की और फॉरेन की वाले रिलेशनशिप्स जो हैं उन पे ही जो है वो रिलेशन जॉइंस जो हैं वो लगाएं। अच्छा, ये कुछ इनफॉर्मल गाइडलाइंस थी। अब फंक्शनल डिपेंडेंसीज को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं? फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो हैं दे आर यूज्ड टू स्पेसिफाई फॉर्मल मेजर्स ऑफ द गुडनेस ऑफ द रिलेशनल डिज़ाइन, ठीक है। मतलब पहले हमने जो इनफॉर्मल गाइडलाइंस देखी, उनको हम फॉर्मली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसीज एक ऐसी मेजर्स हैं जिन्हें यूज़ करके हम ये देख सकते हैं कि कितना अच्छा जो रिलेशनल डिज़ाइन है वो कितना अच्छा है, ठीक है। और जो कीज़ हैं दे आर यूज टू डिफाइन नॉर्मल फॉर्म्स फॉर रिलेशंस, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो हैं उन्हें हम ये भी कह सकते हैं कि वो कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो कि ड्राइव किए जाते हैं मीनिंग और इंटर रिलेशनशिप्स जो है डाटा का, उसकी बेस पे ड्राइव किए जाते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो हैं इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि a set of attribute x functionally determines a set of attributes y if the value of x determines a unique value for y। यानी कि x की जहाँ पे भी वैल्यू, जो भी वैल्यू है उसके अगेंस्ट y में एक यूनिक वैल्यू होगी, तो हम ये कहेंगे कि x जो है ना वो डिटरमिन करता है y को, है। या ये हम कह सकते हैं कि x जो है वो फंक्शनली y जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है x पे, ठीक है। x डिटरमिन करता है y को, या y डिपेंडेंट है x पे। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो हैं ये डिफाइन कैसे करते हैं, इसको फॉर्मली हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x determines y holds if whenever two tuples have the same value for x they must have the same value for y, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास लेट से कोई दो रोज हैं, दो ट्यूपल्स हैं t1 और t2, और उसमें एक रिलेशन इंस्टेंस है हमारे पास r, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टेट है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर t1x जो है अगर इक्वल है t2x के, तो फिर t1y जो है वो भी इक्वल होना चाहिए t2y के, ठीक है। अगर ये चीज़ सेटिस्फाई होती है तो फिर वो फंक्शनली डिपेंडेंट है। x determines y in R specifies a constraint on R relation instances R, ठीक है। यानी कि डेटाबेस के अंदर जितना भी डाटा इंसर्ट होगा, यानी बाद में जो भी इंस्टेंसेस बनेंगे या जितनी जो भी स्टेट्स बनेंगी, उन सब स्टेट्स पे ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये अप्लाई हो रही होगी, ठीक है। और इसको जो डिस्प्ले किया जाता है कुछ इस तरह से किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो SSN है ये डिटरमिन कर रहा है एम्प्लॉय का नाम, उसकी बर्थ डेट, उसका एड्रेस, उसका डिपार्टमेंट नंबर। इस तरह से जो डिपार्टमेंट नंबर है वो डिटरमिन कर रहा है डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट मैनेजर SSN, ठीक है। तो इस तरह से ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं। इसी तरह से जो बी है रिलेशन एम्प्लॉय प्रोजेक्ट के नाम से, उसमें तीन फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं। पहली फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो है वो है जी कि SSN और P नंबर जो है वो इन कम्बिनेशन ऑड्स डिटरमिन करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो SSN है वो ई नेम डिटरमिन करता है, और जो P नंबर है वो डिटरमिन करता है P नेम और P लोकेशन।
और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी नंबर डिटरमिन्स एम्प्लॉय नेम, तो SSN डिटरमिन्स ई नेम। या अगर हमने ये लिखना है कि जी प्रोजेक्ट नंबर जो है वो डिटरमिन करता है प्रोजेक्ट का नेम और उसकी लोकेशन, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि P नंबर डिटरमिन्स P नेम P लोकेशन। इसी तरह से एम्प्लॉय SSN और P नंबर अगर मिल के आर्स डिटरमिन करते हैं तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज का कॉन्सेप्ट जो है वो अब आपको समझ आ जाना चाहिए। अच्छा, इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो हैं ये इंस्टेंस जो होता है डेटाबेस की जो करंट स्टेट होती है उससे हम डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। और हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो है ये एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। पर श्योर नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो जो जितना डाटा हमारे पास उस वक्त होता है या अगर हमें अंडरस्टैंडिंग है एट्रीब्यूट्स के मीनिंग्स की और किन रूल्स को वो फॉलो करते हैं, तो फिर तो हम कह सकते हैं डेफिनेटली। अदरवाइज अगर हमारे पास कुछ पार्ट है डाटा का और उसकी बेस पे हमने डिसाइड करना है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इट मे एग्जिस्ट बिटवीन सर्टेन एट्रीब्यूट्स, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली ये ज़रूर हम बता सकते हैं कि कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ इस तरह के ट्यूपल्स हैं जो कि वायलेशन शो कर रहे हैं तो फिर वो डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट नहीं करती। फंक्शनल डिपेंडेंसीज को समझने के लिए एक एग्जांपल जो है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे आप देखें ये टेबल है टीच का, तो टीच के टेबल के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं, टीचर है, कोर्स है और टेक्स्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि वी कैन से दैट द फंक्शनल डिपेंडेंसी टेक्स्ट डिटरमिन्स कोर्स मे एग्जिस्ट, ठीक है। और ये टेक्स्ट डिटरमिन्स कोर्स क्यों एग्जिस्ट कर सकती है? क्योंकि अगर आप टेक्स्ट को देखें तो टेक्स्ट वाला जो कॉलम है वहाँ पे जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो भी डाटा है उसके अगेंस्ट कोर्स के अंदर जो है वो वही डाटा है उस नाम के लिए, क्योंकि टेक्स्ट जो है उसमें 4 डिफरेंट नाम आ रहे हैं, ठीक है। तो वो 4 डिफरेंट नाम जो हैं अगर वो नाम रिपीट हों और फिर उसके आगे कोई और कोर्स भी आ जाता, जैसे कि एग्जांपल है कि ये मार्टिन है, तो मार्टिन जो है वो डाटा मैनेजमेंट का कोर्स उसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। अब अगर किसी डेटाबेस के अंदर मार्टिन या इसी डेटाबेस को अगर और इसमें डाटा ऐड किया जाए और मार्टिन के अगेंस्ट कोई और कोर्स भी आ जाए तो फिर हम ये कह सकते हैं कि नहीं, टेक्स्ट जो है वो फंक्शनली वो डिटरमिन नहीं करता कोर्स को, ठीक है। लेकिन अभी जो हमारे पास जितना डाटा है, जो इंस्टेंस अभी अवेलेबल है, जो अभी इसकी स्टेट है, उसके मुताबिक टेक्स्ट जो है वो डिटरमिन करता है कोर्स को, और हम ये कहेंगे कि इट मे एग्जिस्ट, कि टेक्स्ट डिटरमिन्स कोर्स, ठीक है। लेकिन जो टीचर डिटरमिन्स कोर्स है या टीचर डिटरमिन्स टेक्स्ट है या कोर्स डिटरमिन टेक्स्ट है, ये सारे के सारी जो डिपेंडेंसीज हैं ये एग्जिस्ट नहीं करती। आप चाहें तो इसको यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह से ये एक और एग्जांपल है जिसमें इसमें जो है वो एक रिलेशन है जिसमें ABCD 4 जो हैं वो एट्रीब्यूट्स हैं और उन एट्रीब्यूट्स की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है A1 A2 A3, ठीक है, बजाय कि एक्चुअल डाटा देने के जस्ट कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन है। यहाँ पे अगर हम देखें कि क्या A जो है वो डिटरमिन करता है B को, तो द आंसर विल बी नो। क्यों? क्योंकि A की जो वैल्यू है A1 उसके अगेंस्ट B के अंदर B1 भी है और A के अंदर A1 के अगेंस्ट B के अंदर B2 भी है, ठीक है। तो इट मीन्स के वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करता A B को, तो हम ये कह सकते हैं कि A डिटरमिन्स B इज फॉल्स, यानी A B को डिटरमिन नहीं करता, ठीक है। इसी के मुकाबले में लेट्स सी हम देखते हैं
हम कहते हैं डी, क्या डी जो है वो सी को डिटरमिन करता है? तो डी जो है वो D1 के अगेंस्ट C1 है, D2 के अगेंस्ट C2 है, D3 के अगेंस्ट C2 है और D3 के अगेंस्ट जो है वो C4 है। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि ये भी डिटरमिन नहीं करता। क्यों? क्योंकि D3 के अगेंस्ट जो है वो C2 भी है और C4 भी है। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि जी लेट्स से क्या बी सी को डिटरमिन करता है? तो बी सी को डिटरमिन करता है क्योंकि B1 के अगेंस्ट जो है वो C1 है, B2 जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे C2 ही आ रहा है उसके अगेंस्ट, और जहाँ पे B3 है वहाँ पे C4 है। तो सब जो B की वैल्यूज़ हैं उसके अगेंस्ट C की जो वैल्यूज़ हैं वो यूनिक हैं। तो इट मीन्स के ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है ये एग्जिस्ट करती है। B एक्चुअली डिटरमिन्स C। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले इनफॉर्मल डिज़ाइन गाइडलाइंस कुछ देखी जो कि काफ़ी यूज़फुल हैं। जब भी डेटाबेस डिज़ाइन किया जाता है तो इन गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखा जाता है। सेकेंडली हमने कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो हैं वो डिस्कस की हैं, और इन फंक्शनल डिपेंडेंसीज की बेस पे कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज बेसिकली क्या होती हैं, इनको समझने के बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन जो है एक्चुअली वो क्या होती है और किस तरह से डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स से हम का प्रोसेस फॉलो करते हुए हम अपने डेटाबेस के डिज़ाइन को जो है वो बेहतर कर सकते हैं।